आपका स्वागत है। कल हमारा जो टॉपिक चल रहा है उससे क्या अनंत लंबाई के एक ही तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने अनंत लंबाई के एक ही तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा निकाली थी। तो हमने बताया था जो दिशा होती है वो तार की क्या होती है, लंबवत। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तार पर हमें एक ही आवेश घनत्व लैम्ब्डा, इस तार पर हमें एक ही आवेश घनत्व लैम्ब्डा लिया था। इस तार से लंबवत आर दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, जहां हमने दिशा निकाली थी, बी पॉइंट पर निकाली थी और दिशा निकाली थी। तो हमने देखा था विद्युत क्षेत्र की दिशा तार की क्या थी, लंबवत। अब हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए एक गाउसियन बेलन की रचना करेंगे। क्या, जैसे तार इसके अंदर ही है, तो इस तार को पूरा करने के लिए बेलन आ रहा है। अगर गोला लेते हैं तो तार की पूरी लंबाई कवर नहीं हो रही है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए R त्रिज्या और L लंबाई के गाउसियन बेलन, R त्रिज्या और L लंबाई के गाउसियन बेलन की रचना करें। ये गाउसियन बेलन देखिए तीन प्रश्नों से मिलकर बनता है। देखो यहाँ पर देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। तो एक ही तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए R त्रिज्या तथा L लंबाई के गाउसियन बेलन की रचना करते हैं। यह बेलन, गाउसियन बेलन तीन पृष्ठों से मिलकर बना। देखो यहाँ तीन पृष्ठ, एक दो तीन, दो तो वृत्ताकार है और एक बेलनाकार है। इसका हम अलग अलग अनुपात ले लें, जैसे तो यह गाउसियन बेलन तीन पृष्ठों से मिलकर बना हुआ पहला वर्ताकार पृष्ठ, इसको मैं नाम दूंगा S1। दूसरा वर्ताकार पृष्ठ S2 दिया है और तीसरा बेलनाकार पृष्ठ S3। ये गाउसियन बेलन तीन पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। वर्ताकार पृष्ठ S1, वर्ताकार पृष्ठ S2 और बेलनाकार पृष्ठ S3। अब हमने कल बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत है, यानी अब हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दो बार विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। एक तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से और एक गाउस की नियम से। तो अब देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम कैसे निकालें, तो यहाँ क्या लिखें, पृष्ठ S1, S2, S3 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान प्लस S1, S2, S3 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ पहले S1 के लिए E डॉट dA प्लस S2 के लिए भी E डॉट dA प्लस S3 के लिए E डॉट dA। अब डॉट हटाते तो हम जानते हैं सब में कॉस आ जाता है E dA cos थीटा प्लस E dA cos थीटा प्लस E dA cos थीटा। ये S1 के लिए हो गया, ये S2 के लिए हो गया, ये S3 के लिए। अब देखिए ये जैसे पहले लेक्चर में कोशिश करते हैं, ये इसका बेलनाकार प्रश्न हो गया, ये वृत्ताकार और ये वृत्ताकार। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कार्य लंबवत ऐसे है। तो देखो ऐसे है तो ये वाला जो प्रश्न दिख रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और एक प्रश्न इधर है, तो ये और ये प्रश्न एक दूसरे के लंबवत दिख रहा है। इसी प्रकार ये इधर है, ये दोनों लंबवत है और ये अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ E और D समांतर हो रहा है। तो यहाँ क्या हो सकता है, मैं डायग्राम में करूँ जैसे ये प्रश्न है, ये DA5 ये DL5 और ये DL5। तो देखो S1 और S2 के लिए E तथा DA लंबवत दिख रहे हैं और S3 के लिए E तथा DA क्या हो रहा है, समांतर दिख रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न S1 S2 के लिए E तथा DA परस्पर लंबवत है, अतः थीटा बराबर 90 cos 90 बराबर 0। और प्रश्न S3 के लिए E तथा DA समान दिशा में है, अतः थीटा बराबर 0 cos 0 बराबर 1। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू यहाँ आया cos 90, S1 और S2 के लिए 0 हो रहा है तो ये 0, ये भी 0 और यहाँ बच गया सिर्फ E। फिर देखिए पॉइंट यहाँ ले यहाँ E सभी जगह समान है, अतः पाई की कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हमेशा समाकलन से बाहर आ जाएगा, ये हो गया। अब ये गॉसियन बेलन, गॉसियन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और गॉसियन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हो 9-10 में आता है 2 पाई आर एल। कितना होता है, 2 पाई आर एल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो पाई इक्वल क्या हो गया, 2 पाई आर एल। यहाँ जो डी ए हो रहा है क्षेत्रफल 2 पाई आर क्या है, गॉसियन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो आया हमारा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स क्या किया, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गॉसियन बेलन लिया, इसकी त्रिज्या r है और लंबाई है। ये गॉसियन बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, वर्ताकार पृष्ठ S1, वर्ताकार पृष्ठ S2 और बेलनाकार पृष्ठ S2। फिर हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाई और तीनों के लिए फ्लक्स की वैल्यू डॉट हटाने cos आ जाता है। फिर यहाँ हमको दिख रहा है S1 और S2 के लिए E और DA लंबवत है और S3 के लिए E और DA समांतर दिशा में, तो लंबवत होते थीटा 90 cos 90 0, ये भी cos 90 0 और ये cos 1 हो गया। E को कांस्टेंट में बाहर ले लिया, DA इसका क्षेत्रफल भी हो गया 2 पाई r। ये तो अभी तक किससे आया है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। अब हम किससे निकाले, गॉस के नियम से। देखो गॉस के नियम कैसे निकाले, हमने बताया जब भी गॉस के नियम का उपयोग हो तो विद्युत फ्लक्स की वैल्यू 2 प्रकार से निकालनी है, एक तो किससे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से और एक बार किससे, गॉस के नियम से, और दोनों को बराबर करके डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो अपनी किससे निकली, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से।
अब हम किससे निकाले? गॉस के नियम से। देखो किससे निकाले? गॉस के नियम से। तो क्या हो जाएगा? फाइव इक्वल टू क्या था? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपका 4। यहां जो क्यू है वह है गॉसियन बेलन से परिबद्ध कुल आवेश, यानी गॉसियन बेलन ऊपर से कुल आवेश। तो हमने देखिए कल बताया था एक लैम्डा बराबर एक क्या बताया था? लैम्डा बराबर 2 अपॉन है। इससे हमारा 2 की वैल्यू निकालने को क्या हो जाएगा? लैम्डा। तो ये गॉसियन बेलन है, इस पर कुल आवेश कितना हो सकता है? Q इक्वल टू लैम्डा L। तो समीकरण 4 में 5 से मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे ये भी फाई का मान, ये भी फाई का मान लगभग 12% से समीकरण 3/6 से क्या हो जाएगा? कि 2 पाई r l इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए E बराबर लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r l से l कर दिया। अब हम क्या करते हैं? इसको k के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और k क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट नीचे क्या आ रहा है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या करता हूं? एक 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं और एक 2 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूं। है वो चीज 2 से 2 कटेगा वापस ही आएगा। जो वाला लिखा है कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? r k लिख सकते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? तो 2k लैम्डा अपॉन r। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हो गया। तो ये हमारा अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है? 2k लैम्डा अपॉन r। सीधा सा डेरिवेशन किया है। पहले तो हमने क्या निकाला? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाला, फिर गॉस के नियम से निकाला। अब देखो यहां पर अगर हम ग्राफ भी ड्रॉ करें, जैसे हमने समझ किए E और R, तो यहाँ E प्रोपोर्शनल क्या है? 1 अपॉन R। तो विद्युतमानुपाती का ग्राफ हमेशा एक्सपोनेंशियल आता है। जैसे जैसे R बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। और अगर ये ग्राफ हम E और लैम्डा में ड्रॉ करना चाहे, E प्रोपोर्शनल क्या है? लैम्डा। इसका ग्राफ हमेशा समान। ये है हमारा अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इसका चौथा अनुप्रयोग था। अब हम इसका 5वां अनुप्रयोग करते हैं। सीधे साधे डेरिवेशन है। पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दिमाग में रखनी है, फाई इक्वल टू E डॉट dA। फिर गॉस का नियम दिमाग में रखना है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दोनों को सॉल्व करके हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? अब हम करते हैं परत के कारण, जैसे तार के कारण का। अब हम कर रहे हैं जैसे कोई परत है, जैसे कोई भी इस परत के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। देखो पहला तो हमने क्या किया? एक सीधा साधा बिंदु आवेश के कारण निकाली और सीधा साधा आ गया k q अपॉन r। फिर हमने चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। वो भी 3 जगह निकाली थी, बाहर, सतह पर और अंदर। फिर हमने अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। फिर चौथा किया हमने किसी तार के कारण। अब 5वां हम कर रहे हैं परत या इसको लिखा होता है पट्टी का। तो देखिए जब तार था उसमें क्या था? रेखीय आवेश, और जब परत होती है तो उसमें होता है पृष्ठ आवेश। जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है, जैसे तार के लिए क्या था? तो रेखीय आवेश देने पर लैम्डा था, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L आएगा, क्योंकि तार में लंबाई होती है, जबकि परत में क्षेत्रफल होगा, इसलिए सिग्मा इक्वल टू
Q अपॉन ए लिखा जाएगा। और परिभाषा ये क्या किया जाएगा, यदि ए बराबर ना हो जाए सिग्मा इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो किसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, किसी परत के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व, किसी परत के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, और इसका मतलब कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। मतलब क्या हो गया, कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर। ये परिभाषा क्यों की कि जो अगला डायरेक्शन कर रहे हैं वो परत के लिए कर रहे हैं, परत के लिए लेंगे तो वहां पर क्या आएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर तार था तो वो क्या आता है, रेखीय आवेश घनत्व, और परत है तो क्या आएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व आता है। इसी से हम अगला डायरेक्शन करते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, किसी परत के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसी से हम इसका पांचवा और फिर लास्ट डायरेक्शन है उपयोग में, हम पांचवा उपयोग कर रहे हैं। पांचवा उपयोग क्या है, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत, जिसको क्या टाइप में क्या कहा जाएगा, पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पांचवा डेरिवेशन क्या हो रहा है, अपरिमेय समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा पहले। ए बी सी डी अचालक परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, ए बी सी डी अचालक। अब देखिए अचालक और चालक, तो मैंने बताया था पीछे भी किया था हमने गोले के लिए, जब अचालक होता है तो आवेश अंदर की तरफ होता है यानी साइड में, और जब चालक होता है तो आवेश बाहर की तरफ होता है। तो यहां भी हम दो डेरिवेशन करेंगे, एक तो अचालक के लिए और एक चालक के लिए। अचालक है तो इसका आवेश अनुमान करेंगे अंदर, ये हमने इस पर आवेश लिखेंगे। क्या हो गया, माना ए बी सी डी अचालक परत है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। माना ए बी सी डी अचालक परत है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। परत से वापिस में वो का वो परत से लंबवत आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने तार के लिए किया था, वैसा वैसा करेंगे। हमको क्या करना है, परत से जैसे आर हुई है, इस पी बिंदु पर हमको बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए जो अब हम पहले इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालते हैं, परत के बाद क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो वो कैसे निकाले, जैसे हमने तार के लिए किया था, तो तार पर दो अल्पांश लिए थे। अब ये क्षेत्रफल है तो इसलिए यहां पर दो अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे। जैसे ये हमने पहला अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया D A1 और दूसरा
दूसरा भी क्या लिया अल्पतम क्षेत्रफल DA। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए परत पर दो अल्पांश क्षेत्रफल DA1 व DA2 लेते हैं। इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी समान है। इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी क्या है? समान। क्यों होगी? जो तार के कारण की थी। सब क्या चेंजिंग हुआ? वहां लिखा था अल्पांश DL1 व DL2, यहाँ क्या लिखेंगे? अल्पांश क्षेत्रफल DA1 और DA2। इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। इसके कारण DE, इसके कारण DE। ये हम ओनली फॉर इसकी दिशा निकालते हैं। फिर ये ऐसा है, तो ऐसा आने पर हमेशा घटकों में विभाजित करते हैं। ये भी अल्फा ले लिया, ये भी अल्फा, आप थीटा भी ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करें यहाँ थीटा, फिर हम वहां लेते हैं लिखेंगे। ठीक है, अब वही इसको घटकों में विभाजित करो। ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। हम जानते हैं हमेशा थीटा की दिशा में कॉस, ये हो गया कॉस, और इसका लंबवत साइन। इसी प्रकार इसको भी बदलेंगे तो ये कॉस और इसका लंबवत साइन। ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है DE sin अल्फा एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण निरस्त हो गए, जबकि ये जो क्षैतिज घटक है D cos अल्फा वो एक ही दिशा में होगा। इसका मीनिंग क्या है? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो परत के लंबवत है। यहाँ क्या किया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए परत पर अल्पांश क्षेत्रफल DA1 व DA2 लेते हैं। इन अल्पांशों की बिंदु P से, जब इसका दिशा निकाल रहे हो, बिंदु P से दूरी समान है, अतः इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। DE को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान लिख सकते DE को करने पर इनके घटक, अगर आपको ऊर्ध्वाधर क्षैतिज नाम याद हो तो सीधा लिखो इनके घटक DE sin अल्फा परस्पर बराबर व विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। जबकि घटक DE cos अल्फा एक ही दिशा में होने के कारण, जबकि घटक DE cos अल्फा एक ही दिशा में होने के कारण परत एक दिशा में होने के कारण परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परत के लंबवत होती है। ठीक है, ये एक दिशा होने के कारण इसका मीनिंग क्या हो गया? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो परत के क्या होती है? लंबवत होती है। हमें क्या किया है? ये सिर्फ हमने दिशा निकाली। दिशा निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? दो अल्पांश क्षेत्रफल DA1 और DA2 है। इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी समान है। इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी DE और DE। DE को घटकों में विभाजित किया तो ये जो घटक है वो एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण निरस्त हो गए,
जब ये दोनों घटक एक ही दिशा में होने के कारण जो दिशा है वो परत के क्या है, लंबवत है। जैसे एक परत है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के क्या है, लंबवत। अब हमको यहाँ पर कोई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये गाउसीय बेलन लेना पड़ेगा। अब यहाँ गाउसीय बेलन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस परत के क्षेत्रफल को भी कवर करना होगा। उसके लिए भी हम गाउसीय बेलन लेंगे, फिर उसके लिए 3 भागों में बांटेंगे, फिर उसको पूरा सॉल्व करेंगे जो हम अपनी क्लास में करते हैं। फिर इसका एक लास्ट डायरेक्शन रहेगा मतलब अनुप्रयोग का चालक परत के कारण। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमको इस परत के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परत के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या किया, एक क्षेत्रफल और 2r लंबाई का, क्योंकि r इधर भी आ सकते हैं r उधर भी आ सकते हैं, तो एक गाउसीय बेलन लिया। यह गाउसीय बेलन देखो 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ, वर्ताकार पृष्ठ S1, वर्ताकार पृष्ठ S2 और बेलनाकार पृष्ठ S3। कोई 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। अब हमने अभी दिशा निकाली, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो परत के लंबवत है। इधर ले या इसके लिए इसको करना चाहिए। अब देखिए जो तार के कारण निकाला था, तार के कारण आपका बेलन ऐसे था, तो ये और ये दो लंबवत हो गए थे और ये बेलन का पृष्ठ और ऐसा समान था। अब परत के कारण क्या हुआ, इस बेलन को धारक ऐसे कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, ये दोनों तो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे और ये वाला भाग जो ऊपर वाला भाग निकला वो लंबवत हो जाएगा। तो ये देखो ये 5 भाग है, जैसा डी ले लो, ये भी आपका डी हो गया और यहाँ भी आपका डी शो करना चाहिए। तो देखो क्या किया हमने, गाउसीय बेलन, हमने क्या किया, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गाउसीय बेलन लिया। ये जो गाउसीय बेलन है, गाउसीय बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। पहला वर्ताकार पृष्ठ S1, दूसरा वर्ताकार पृष्ठ S2 और तीसरा बेलनाकार पृष्ठ S3। तो वापिस वही पृष्ठ S1, S2, S3 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान S1, S2, S2 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान phi = S1 E dA cos थीटा प्लस S2 E dA cos थीटा प्लस S3 E dA cos थीटा। एक दशमलव क्या होगी 1। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ S1 और S2 के लिए देखो, S1 और S2 के लिए देखो दोनों समान दिशा में के लिए E तथा DA समान दिशा में, अतः जो थीटा हो गया वो 0 और वह 0 क्या होता है 1। और S3 के लिए E तथा DA परस्पर लंबवत है, अतः थीटा हो गया 90 और cos 90 जो होता है 0। क्या किया, S1 और S2 के लिए जो E तथा DA समान है, इसके लिए भी E तथा DA समान है, इसके लिए क्या हो गया, E तथा DA लंबवत हो गया। तो फाई की क्या बच गया, यहाँ E DA प्लस यहाँ भी E DA और ये हो गया 0। और ये हम E को बाहर ले लेंगे, यहाँ भी E का मान सभी जगह समान है, बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये हमने अनुपात लिया इतना, इस पूरे का क्षेत्रफल हम A ले रहे हैं, यहाँ क्या लिख सकते, फाई जी का हो जाएगा EA प्लस EA, फाई जी का 2EA। ये इक्वेशन नंबर 2।
यहाँ dA बराबर S1 और S2 कोई भी हो A वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्र, कुल क्षेत्र। यह तो आया हमारे किससे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब हम किससे निकाले, गाउस के नियम से। देखिए यहाँ पे उसको आगे गाउस के नियम से फाई जीवन क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q बराबर क्या है, गाउसियन बेलन से परिबद्ध कुल आवेश। और वो कितना होगा भाई बच्चों, अभी हमने पढ़ा है इसमें सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। अगर Q का मान निकालने तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ए। इसलिए क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर Q ए। अतः पाई बराबर सिग्मा की जगह क्या आ गया, Q ए। ये किससे निकला, विद्युत फ्लक्स से निकल गया। ये किससे निकला, गाउस के नियम से। तो समीकरण 2 व 4 से क्या हो जाएगा, 2EA बराबर सिग्मा ए से एम से बी बराबर क्या आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ए से कैंसल, तो ए क्या गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा किसके कारण आ गया, अचालक परत के कारण। क्या लिखा, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले तो दिशा निकाली, फिर मान ज्ञात करने के लिए वही गाउसियन बेलन लिया। ये गाउसियन बेलन कितने पृष्ठों से मिलकर बना हुआ, 3 पृष्ठों से, वर्ताकार पृष्ठ S1, वर्ताकार पृष्ठ S2, बेलनाकार पृष्ठ S2। इनसे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकाला। फिर देखिए ये दोनों S1 और S2 के लिए यहाँ E तथा DA समांतर दिख रहे हैं, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया 0 और 0 क्या होगा 1। बेलनाकार पृष्ठ के लिए दोनों दिख रहे हैं, थीटा 90 cos 90 की वैल्यू पुट करी। DA क्या हो गया, वर्ताकार पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर है। अपन यहाँ A देखे, A लिख दिया, ये आ गई वैल्यू। फिर हमने क्या लगाया, गाउस का नियम, पाई की वैल्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, गाउस के बेलन से परिबद्ध कुल आवेश, वो कैसे निकला, ये हमारा हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। Q बराबर क्या आ गया, सिग्मा ए, दोनों बराबर किया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो E बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखो, अगर मुझे यहाँ पर अगर E और R में यानी दूरी में वक्र बनाना हो, तो यहाँ देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए दूरी का मान बढ़े या घटे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी एक जैसी रहती है। इसका ग्राफ E और R में ऐसा आएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, अर्थात नियत रहती है। तो ये हमारा अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक कंप्लीट